नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाता हूं आपको मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। सागर एक्चुअली नंबर सिस्टम वो अभी नेक्स्ट टाइम मुझे याद आया, प्रीवियस ईयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस आज दे रहा हूं क्योंकि अभी मुझे कॉल आया था। तो अभी आपने कहा है कि अभी हम जो है सबसे जरूरी नंबर सिस्टम को हम शाम को पढ़ा देंगे। ओके, डोंट वरी। हमने देखा शाम को भी नंबर सिस्टम होगा तो उसको पढ़ा देंगे इवनिंग में। अभी हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में सीटेट के जो क्वेश्चन आए थे वो रिपीटेशन मिलने की चांसेस ज्यादा बन रहे हैं क्वेश्चन में, इसीलिए। ओके सागर, चलिए देखते हैं सवाल पहला। तीन ब्रांड ए बी तथा सी के पेन क्रम से 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। बड़ा सिंपल सवाल है। इन प्रश्नों को इसलिए कराया जा रहा है आपको जिससे कि आपको जो एग्जामिनेशन है उसमें बहुत हेल्प मिले और आप आसानी से इन सवालों को आगे बढ़ के समझ पाए। ओके, वेरी गुड, बढ़िया तरीके से सवाल मिल रहे हैं। ओके, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, सबको समझ में आ रही है, सवाल आपके सामने है। चाहेंगे तो तीन ब्रांड है ए बी तथा सी के पेन क्रम से 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी कि ए के 10 पैकेट, बी के 12, सी के 5। और यहाँ पर जवाब मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर डी। समझने की कोशिश करिएगा जी, इसका मीनिंग क्या था। देखो, तीन ब्रांड के पेन थे, ए बी सी के पेन 10, यानी ए के जो है वो 10 हैं, बी के जो है वो 12 हैं, सी के जो है वो 24 है ना। तो अगर मैं इनका एलसीएम देखो तो 120 पेन होना चाहिए। तो आपको एस क्योंकि 12, 24 और 10 का एलसीएम 120, तो आपको 120 पेन खरीदने हैं। तो इन 120 पेन को बनाने के लिए मैं पैकेटों की संख्या देखो, 10 में 10 की गुणा करोगे तो 100 आएगा, 5 की करोगे तो 50 आएगा, 100 की आएगा। और जैसे जैसे ही आप ए में 12 की डी ऑप्शन को ए में मल्टीप्लाई करोगे, 10 में 12 गुणा 120, 12 दाई 120 और 24 पंजे 120, तो हर किसी स्थिति में डी ऑप्शन जो है वो आपको 120 पेन देगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपको ए के 12 पैकेट, बी के 10 पैकेट और सी के 5 पैकेट खरीदने पड़े, तो ये सारे पेन बराबर हो जाएंगे। एलसीएम का सवाल था। एक और सवाल। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, डोंट वरी। ये एग्जामिनेशन में आपकी बहुत नहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस एंड वी विल गेट द मैक्सिमम आंसर्स फ्रॉम मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम द पर्टिकुलर यूनिट। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे देख लेते हैं। ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है ऐसे। इस वर्ग की भुजा कितनी है, आपने कहा 4, 4, 4, 4। इसके बराबर 4 वर्ग काटे गए, तो बीच से काटोगे ना ऐसे, तो कितना हो गया, 2 का ये हो गया, 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये। तो उसने बोला इस प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो, जब छोटा वर्ग आपने निकाला तो इसकी लेंथ कितनी आई, आपने कहा 2 ऐसे, 2 ऐसे। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। बस कटिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे आप कटिंग कर डालोगे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो कटिंग तो आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। कटिंग आपने की, आपका जवाब मिला 4। बहुत ही सिंपल। तेजी से करेंगे क्योंकि रिवीजन कोर्स है, तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि रिवीजन क्लासेस हैं, जिससे कि आपको पूरा पेपर में 30 के 30 क्वेश्चन करा पाऊं। एक और सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सह अभाज्य संख्याएं, तभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। नंबर सिस्टम का सवाल है, ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। तो आपने कहा 3 का ए, समझते हैं भाई 3 का ए क्यों। तो प्राइम नंबर तो सब जानते हैं ना, क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं जिनको आप अभाज्य संख्या बोलते हैं, वो नंबर कौन से होते हैं कि वो किसी से कटते नहीं है। और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ाई है आपको कि प्राइम नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर होंगे, एक तो वो एक और एक वो स्वयं से।
तो परिमेय संख्या जो प्राइम नंबर्स हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे, ना कम ना ज्यादा। ये बात तो सही हो गई। अब देखो एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। एक अंक वाली कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5 और 7, 4 ही होती है। ये भी बात सही है। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से नहीं, कहीं तक चलते चले जाओ, अभाज्य संख्या मिलती जाएंगी, क्योंकि जहां तक नंबर है वहां तक संख्याएं हैं। उसने कहा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जिसने इसको प्रॉपर्टी को बदल दिया, और वो क्या है आपके सामने लिखा हुआ ये 2। एकमात्र सम संख्या है, इवन नंबर है जो प्राइम है। एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है वो 2 है, और वो इन सभी संख्याओं को अगर 2 को निकाल दिया जाए तो सभी संख्याएं विषम हो जाएंगी। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 2 भी तो एक संख्या जो प्राइम है, लेकिन वो तो इवन है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में नंबर सिस्टम से भी। एक और प्रश्न, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी ऐसी संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से कट जाए, वो कौन सी संख्या होगी? और ये बड़ा इजी सवाल है, इसको आप एक बार में कर लेंगे। हालांकि इसका सवाल का मतलब क्या है कि आपको ऐसी संख्या बतानी जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से कट जाए, इनमें से वो कौन सी है? तो आपने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सबका कटने वाली संख्या क्या होगी? आपने कहा सर एलसीएम होगा। मैंने कहा एलसीएम निकाल लो, और नहीं एलसीएम निकालो, आप डिविजिबिलिटी रूल को याद रखो। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि भाई 1 से 10 तक सभी संख्याओं अभाज्य होंगी। तो देख लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं को भाज्य होंगी वो कौन सी हैं? देखो 1 से 10 तक 2 भी आता, 3 भी। मैं 3 को पकड़ लेता हूं। देखो 10 3 से नहीं कटता, 100 भी 3 से नहीं कटता, 6 और 4 10, 3 से ये भी नहीं कटता। तो 3 से तीनों नंबर नहीं कटते, इसका मतलब एक ही सही है। कितना? 2520। राइट ऑप्शन क्या था? 2520 राइट आंसर। इजी था। एक और सवाल, आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपए का धन है, तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपयों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। आयशा हैज ओनली रुपीज 5 and 10 rupees coins. If the total number of coins she has is 25 and the money of rupees 160, then the number of coins of rupees 5 and rupees 10 she has. तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, समझने की कोशिश करना। अगर आप इसको एक्स वाई जेड के चक्कर में पढ़ के करोगे एग्जाम में, तो यू विल लूज योर क्वेश्चन, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो पहली कंडीशन देखो, सिक्के कितने? 25। तो आपने क्या देखा? 18 7 25, 10 और 15 25, 15 10 25, यानी सभी सिक्कों में ऑप्शन में सिक्कों की संख्या 25 है। तो ये तो कोई मुझे यूजफुल फ्रूटफुल नहीं लगा। आगे देखते हैं। सभी का धन 160 रुपए है, उसके पास सिक्के कितने हैं? क्रम से बोला उसने। तो ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है, और ये 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है। तो अगर सिक्के 18 और 7 होंगे तो कितने रुपए बने? आपने कहा 18 पंजे 90 रुपए यहाँ से, 7 दाएं 70 यहाँ से, तो 160 रुपए होने चाहिए। अरे वाह, ये तो पूछ रहा था, है ना? समझ रहे बात को? अब देखो 5 रुपए के सिक्के 10 थे और 10 रुपए के सिक्के 15 थे, कितना बनेगा? आपने कहा 10 पंजे 50 प्लस 150, ये 200 रुपए हो जाएंगे। सवाल गलत, क्योंकि उसने बोला टोटल धन कितना है? 160 रुपए है। 15 रुपए, 15 पंजे 75 और 10 250, ये 175 रुपए बनेंगे, जो कि वो बोला गलत है। पीछे देखा उसने, 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50, तो ये 150 रुपए हैं। तो भाई ऑप्शन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन चारों में ऑप्शन कौन सा मिला? मुझे पहली बार में मिल गया 160। तो राइट ऑप्शन क्या है कि वो सिक्कों की संख्या 18 और 7 है। 5 रुपए के सिक्के 18 होंगे और 10 रुपए के सिक्के 7 होंगे। यू विल गेट द आंसर। इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। तो बढ़ते हैं आगे। एक और प्रश्न आपके सामने है। मान ज्ञात कीजिए 17.5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 21 प्लस 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 12.5। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखते हैं। अब देखो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है? मल्टीप्लाई होती है। तो 17 3 51,
52.5, ये तो होगा -21 +7 28 कर दूं। वैसे ये डिवाइड होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डिवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि प्लस तो डिवाइड करके देखता हूँ। ओके, तो आपने कहा ओके कर लो जो करना है आपको। तो 21 डिवाइड बाई 7, तो 7 दिया 21 माइनस का 12 दिया 36, 37.5, ये कितना हो गया 40.5, 52.5 माइनस 37 40.5, दैट इज 12। राइट ऑप्शन 12 बी। तो सवाल का सही आंसर डिवाइड है, इट्स बी। क्या आयुष, मुझे उम्मीद है 30 में से 30 पक्का आएंगे, मुझे सब लोगों पर पूरा विश्वास है। और झंडे गाड़ देना जाकर के, और आपका जैसे पेपर होगा उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे अब मुझे बताइएगा, मैं उनको सॉल्व जरूर करूंगा। और हम सीधे लाइव आ जाएंगे आपके एग्जाम के बाद, और उसमें लाइव सेशन में जो भी क्वेश्चन आप भेजेंगे उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके सामने मिला है, दैट इज डिवाइड 12। बहुत सिंपल सवाल था। एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के पेड़ कितने हैं? द नंबर ऑफ नीम ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड is 1. Half of the tree are Ashoka and the rest tree of eucalyptus. If the number of neem tree is 5, then how many eucalyptus tree are there in the garden? नहीं, कल वाला नेट पेपर तो नहीं आएगा लक्ष्मी, लेकिन वो मैंने स्टूडेंट से बोला है जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे सबका सॉल्यूशन कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे उन सबका सॉल्यूशन मैं जरूर कराऊंगा इवनिंग में, परेशान ना हो, ठीक है ना, डोंट वरी। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो इस सवाल का समझने की कोशिश करेंगे। एक बाग में नीम के वृक्ष कितने थे? जो नीम के वृक्ष थे वो टोटल वृक्ष के 1/6 थे। आधे वृक्ष अशोक के थे, अशोक के कितने हो गए? आपने कहा, और बचे तो यूकेलिप्टस के थे। तो उसने बोला अगर नीम के वृक्ष 5 हैं, तो नीम के वृक्ष अगर 5 हैं तो नीम के वृक्ष तो 1/6 थे, तो टोटल वृक्ष कितने हो गए? आपने कहा 6 × 5। तो उस बगीचे में 30 वृक्ष जो है वो टोटल है। 23 को पेपर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। तो कुल मिलाकर 30 टोटल पेपर है उसमें सभी के मिलाकर के। उसने बोला अशोक के आधे हैं, अशोक के कितने हो गए? आपने कहा 30 × 1/2, 15 हो गए अशोक के। 15 अशोक के हैं। अब देखो नीम के पेड़ कितने हैं? आपने कहा नीम के पेड़ तो पता ही नहीं कितने हैं, है ना, नीम के तो पता है क्योंकि 1/6 थे। तो आपने कहा ऑलरेडी दिए हैं 5। अशोक के कितने आए? आपने कहा 15। और उसने क्या बोला? तो बाग में यूकेलिप्टस के पेड़ कितने हुए? भाई 15 और 5 20, टोटल पेड़ कितने? 30। टोटल तो 30 थे ना, 30 में से ये पेड़ निकल गए, तो 30 माइनस का 20 बराबर 10। राइट ऑप्शन बस 10, यानी हाँ, यानी बी। 10 वृक्ष टोटल यूकेलिप्टस के हैं। यूकेलिप्टस जानते हो ना आप, सफेदा बोलते हैं इसको। और ये यूकेल जो लिप्स है, इस पेड़ को ही प्रकृति का नाशक और प्रकृति का दुश्मन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन से पानी बहुत ज्यादा सोखता है। एक और सवाल। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त 8:45 पहुंचती है। यात्रा में लगा कुल समय कितना है? It leaves Delhi at 16:30 hours on 29th of August 2019 and reaches its destination at 8:45 hours on 31st August 2019. The total time this journey is 36 hours 15 minutes, 38 hours 45 minutes, 39 hours 45 minutes and 40 hours 15 minutes. तो देखते हैं आपका जवाब क्या है इसके लिए। और लाइक सेशन को करते रहें जिससे कि आप लोगों के पास इस तरह के सवाल लगातार पहुंचते रहें। लाइक सब्सक्राइब लगातार करते रहें। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। उसने बोला कि रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त को चली
चलो भाई अब देखते रहना ध्यान से, ये 29 अगस्त को चली, 30 अगस्त आया होगा और 31 अगस्त आया होगा, ये 3 दिन चली ना। 29 अगस्त को रात शाम को चली कितने बजे, 16:30 पर। तो 30 अगस्त में रात को 24 बजे होंगे, और फिर 31 तारीख को भी रात को 24 बजे होंगे। अभी ये दोगे ना भाई, 30 तारीख के रात को 24 बजे होंगे, 31 रात की कब पहुंची वो, आपने कहा सर 31 तारीख को पहुंची सुबह 8:45 पर, और वो 31 तारीख को पहुंची 8:45। तो यहां से यहां तक कितने घंटे हो गए, 30 की रात 24 से 31 की रात 24 तक, तो 24 घंटे तो यहां पर आ गए ना इन दोनों के बीच में। अब इसमें कितना बने, आपने कहा सर 24 में से आपने 16 घंटा 30 मिनट घटा दिया, तो 30 यहां से बचा मिनट, और 23 में से 16 गया तो 7, 7 घंटे 30 मिनट ये हो गए, और 8 घंटे 45 मिनट ये हो, टोटल टाइम कितना हुआ 24 आवर्स ये, 7 आवर्स 30 मिनट ये, और 8 घंटे 45 मिनट ये। तो 45 और 30 15 मिनट यहाँ पर आए, एक लगा हासिल, 24 और एक 25, 25 और 15 40, तो 40 घंटे 15 मिनट का टाइम टोटल उस ट्रेन ने लिया। क्लियर है, डी बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। तो ये बस सबको समझना है कि वो कितने दिन ट्रेवल किया। अगर आप ये समझ जाएंगे उसने कितने दिन ट्रेवल किया, तो आपके आंसर एक बार में आपको समझ में आ जाएंगे, और कोई भी गलती आपकी तरफ से नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया, उम्दा तरीके से आपके जवाब मिल रहे हैं। एक और सवाल, चलो, निम्नलिखित में से किसमें लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। एक सवाल आपको एग्जाम में ऐसा जरूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजरमेंट से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और वो इस तरह का ही होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है, ये मैंने आपको समझाया भी है कि जब भी आपको क्वेश्चन करें तो सभी चीजों को एक यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर आप सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं दैट इज बेस्ट, क्योंकि सभी को एक यूनिट में कन्वर्जन जब हो जाएगा तो आपको इजीली रहेगा आइडेंटिफाई करना। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में कि मिलीमीटर सेंटीमीटर डेकामीटर डेसीमीटर ये सब क्या है ना, इन सब के बारे में मैं आपसे अभी बताता हूँ। ओके, निम्नलिखित में किसमें लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है, 8500 mm। तो सबसे पहले आप उस चार्ट को समझने की कोशिश करो। हाँ बताता हूँ, सबसे पहले उस चार्ट को समझने की कोशिश करो जिसके आधार पर इस सवाल को करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि अगर आपको ये चार्ट समझ में आएगा देन ओनली यू कैन डू दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है। क्यों नहीं कर पाएंगे वो बता देता हूँ, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले समझा देता हूँ, क्योंकि बिना समझ के आप सवाल नहीं कर पाएंगे, ये भी मेरा पूरा एक्सपीरियंस कहता है आप लोगों के साथ। तो पहले मैं समझा देता हूँ एक चीज, उसको ध्यान से समझिएगा। ओके, देखो, सबसे पहले आप समझो कि ये जो चीजें हैं ये होती कैसी हैं, क्योंकि जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ऐसी एक लाइन खींच लो, ये है हमारा सबसे छोटा राशि मिलीमीटर, ये हमारा सबसे बड़ा राशि जिसको बोलते हैं किलोमीटर, इनके बीच में आता है मीटर। मीटर से बराबर में दोनों डी होते हैं, यहाँ पर भी डी और यहाँ पर भी डी, बस अंतर कितना, इसको डेसीमीटर बोलते हैं, इसको डेकामीटर बोलते हैं। इसके बीच में आता है सेंटीमीटर, आप जानते हैं मीटर मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, और यहाँ आता है हेक्टर। ये पूरी राशि है, इनको याद करने का तरीका समझ लो क्या है, किलोमीटर सबसे बड़ा, मिलीमीटर सबसे छोटा, इन सबके बीच में आता है मीटर। मीटर के पास में दो डी होते हैं, एक डेसीमीटर एक डेकामीटर, और से मिलीमीटर से बड़ी राशि सेंटीमीटर होती है, और इन सब में जो गैप होता है वो मल्टीपल रेशो होता है 10-10 का, ऐसे। नहीं, आप नेक्स्ट राशि को प्राप्त करोगे तो गुणा 10 करनी पड़ेगी, हर एक ब्लॉक को कूदने के लिए आपको 10 का मल्टीपल करना पड़ेगा, आपको एक एक सवाल, हर ब्लॉक को क्रॉस करने के लिए आपको एक ब्लॉक क्रॉस करने के लिए 10 का मल्टीपल करना पड़ेगा, अगर आप बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप छोटी से बड़ी में कन्वर्ट करने की बात करेंगे तो वो 1/100 का मल्टीप्लाई, 1/10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि ऐसे सवाल पेपर में आए और आप आसानी से उनको समझ पाए। ओके, ऐसे। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल आप जानना चाहते हैं कि एक हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, इट इज वेरी डिफिकल्ट।
एक हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर है आप गिनो, 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई, इधर से बड़े से छोटे में कन्वर्ट किया। आपने बोला अच्छा ये बताओ एक डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, आप बोले सर ऐसा तो याद नहीं, तो क्या करेंगे, डेसीमीटर छोटी राशि है, एक दो, एक दो आया ना, एक दो, दो अंतर है ना, तो 10 की पावर माइनस, तो इधर से इधर को चलेंगे तो माइनस, इधर से इधर को चलेंगे तो प्लस। अभी क्लियर है। इस तरह से आप किसी भी जो राशि है मेजरमेंट राशि उनमें क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने वाला वापस लाता हूं, उसने बोला 8500 mm, सभी क्वेश्चन छोटे तो मैं mm में ले लेता हूं। अब देखो 800 सेंटीमीटर 8 mm, अगर मैं 800 सेंटीमीटर की बात करता हूं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, आपने कहा सर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 800 में कितने का 10 की गुणा कर दूं, आपने कहा कर दो, तो 800 8008, तो इसका इसका पूरी का मतलब कितना हुआ 8008 mm। क्लियर है। इसकी बात करते हैं डेकामीटर। अब डेकामीटर ये रहा, इट्स डेसीमीटर, ये है डेसीमीटर। डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, आपने कहा सर एक दो सौ, 10 × 10 100 होते हैं ना, तो एक डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, तो 80 में कितने हो गए, 80 में 100 की गुणा कर दें, आपने कहा 8000, और 8 सेंटीमीटर इसमें 10 होते हैं, तो ये 80। अब 8 मीटर में 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ये राशि क्या बनी, पहली वाली राशि बनी 8500 mm, दूसरी वाली बनी 8008 mm, तीसरी वाली कितनी बनी 8080, और चौथी वाली बनी 8000 mm। बस ये राशि बन गई, तो आपको किसको एक ही राशि में कन्वर्ट करना है, और आपने आसानी से एक राशि में इसको कन्वर्ट कर दिया। कोई प्रॉब्लम है भाई किसी को, हो तो मुझे बता दे। नेट गया भाई, बंद हो गया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बात समझ में आ गई। तो आपने कहा ओके, तो अब इसको घटते क्रम में लगाना था, तो सबसे पहले सबसे बड़ी राशि, तो आप सभी जानते हैं सबसे बड़ी राशि तो यही है, उससे बाद ये वाली है, उसके बाद ये वाली है, और सबसे लास्ट में 8 मीटर है। सवाल हो गया, तो सबसे पहले क्या आपने काम किया, देखो इसमें तो 8 मीटर साथ में ये 8080 जो है वो बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सब लोगों को, कैसे किया मैंने, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ओके आगे बढ़े, आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे, एक बार देख लेता हूँ। ओके लेट्स सी, यस, आप लोग कमेंट मुझे नहीं दिख पा रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके ओके ओके, अभी दिख रहा है सबको, इट्स विजिबल। ओके, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर सिंपली समझ में आया मैं क्या बता रहा था, जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे ऐसे ऐसे ही आपके आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो आपने क्या देखा, आपने पाया कि सवाल जो था वो आपको दिख रहा है, करेक्ट है। ओके नाउ इट्स विजिबल। ओके नाउ इट्स ओके एंड फाइन। तो हमने क्या देखा कि ये सवाल समझ में आया, तो हमने इसी तरह से कर दिया, तो पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर हमारा ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है। ओके, एक और सवाल, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या है। क्वेश्चन है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयतकार रूप में दिया गया है, अब नहीं आयताकार क्या है, ये आयताकार है, उसे 30 सेंटीमीटर चौड़ा था ये, तो फिर 30 का ये हो गया, है ना, 30 का ये हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई कितनी, अब देखो
भाई 180 में से 30 और 30 तो ये दो भुजाएं होगी, तो आपने कहा ठीक है 60 काट दिया, 120 बचा। अब 120 की दो भुजाएं बनाओगे तो 60 60 की बनेगी ना, राइट ऑप्शन 60। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 2 इंटू एल प्लस बी परिमाप होता वो 180 है, तो भी एल प्लस बी कितना हो जाएगा, आपने कहा कि सर 90 हो गया। तो अब आपको देखना है बी कितना है, आपने कहा सर चौड़ाई जो 30 है, एल बराबर कितना हुआ 90 माइनस का 30। तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे निकालने चाहे आप विदाउट फॉर्मूला निकालें, बात वही है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 60, एकदम बढ़िया। एक और सवाल, कक्षा 2 के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिख दिया, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। Students of class 13 were asked to write 44 some roads 404. How would you address this as a teacher? 11 का मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी कि उन्हें मूर्त वस्तु से विनिमय नियम समझाएंगे, उन्हें समूह रखेंगे जिन्हें सही लिखना नहीं आता, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। और सब लोगों ने कहा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है, उन्हें मूर्त रूप से वस्तु विनिमय समझाएंगे कि विनिमय नियम क्या होता है। यानी मूर्त का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, वो कंचे ले ले, मार्बल ले ले, टुकड़े ले ले, पत्थर के टुकड़े ले ले, उनके आधार पर उनको बताएंगे कि 44 देखो इतना बड़ा है और 404 कंचे इतने ज्यादा होते हैं, तो दोनों में कितना अंतर है, आप उनको मूल रूप से मूर्त रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। एकदम सही जवाब है। एक और सवाल, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। मैपिंग मींस प्रतिचित्रण, mapping in the primary curriculum of mathematics, the main purpose of introducing to encourage stereoscopic thinking ability, promoting proportional reasoning, to make the subject simple and interesting, to eliminate the monotony of numbers। और यहां पर देखते हैं, अरे नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं, नोएडा से नमस्कार। तो आपको भी हमारा हापुड़ से नमस्कार। दीपक जी कैसे हैं आप? तो गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो राइट ऑप्शन मिला ए। अगर प्रतिचित्रण की बात करते हैं तो प्रतिचित्रण को पढ़ाते समय आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए, प्रतिचित्रण को पढ़ाते समय हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, क्या? कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, ए और बी। विषय को सरल और रुचिकर बनाना प्रतिचित्रण का काम नहीं है, क्योंकि प्रतिचित्रण पैटर्न नहीं है। विषय को सरल और रुचिकर बनाना प्रतिचित्रण का काम नहीं है, क्योंकि इसको सरल और रुचिकर बनाना इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मैपिंग। मैपिंग तो सवालों को और पहले समझे प्रतिचित्रण क्या होता है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी तो हो रहा होगा सर ये प्रतिचित्रण क्या होता है। गुड इवनिंग टू एवरीवन, है ना? बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल नहीं आ रहा होगा इसलिए प्रतिचित्रण क्या है उसको भी समझ लो। प्रतिचित्रण का मतलब होता है मैपिंग। जैसे मैंने कहा 3 6 9 12, नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी बता रहा हूं, मैं एकदम अच्छा हूं दीपक जी। तो ये इसके आगे नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, आप डेफिनेटली कहेंगे सर 15। तो ये आपने जो लॉजिक लगाया, जो आपने मैपिंग की कि ये वाला नंबर आगे वाले से कैसे चित्रित हुआ है, यानी कैसे मैप्ड है, आगे वाला कैसे मैप्ड है, आपने कहा सर हर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर में 3 को जोड़ने पर प्राप्त हुआ है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब क्या हुआ कि भाई ये 3 6 3 3 और 3, तो ये एक मैपिंग है। तो इस मैपिंग को समझने के लिए कुछ तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन रीजनिंग जब आप पढ़ते हैं तो वो बहुत टफ भी हो जाती है। तो ये सरल रुचिकर बनाने का इसका उद्देश्य नहीं होता, ना ही ये संख्याओं की निरस्ता को खत्म करता है।
ये क्या है, ये त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित करता है, स्पाइरल थिंकिंग को मजबूत करता है और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए और बी किसमें है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, सी इज द राइट आंसर। बढ़िया जवाब। एक और सवाल, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ए चौपट टाइलिंग, सममिति, प्रतिरूप और अनुपात। इनमें से प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम के भाग नहीं है, चौपड़, सममिति, प्रतिरूप या अनुपात। देखते हैं जवाब क्या मिलता है सब, एबीसीडी के रूप में आप लोगों के जवाब। एज पर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम इन प्राइमरी स्कूल। तो आपने कहा डी, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अनुपात जो है उसका चैप्टर नहीं है। अनुपात नामक चैप्टर कक्षा 6 में इंट्रोड्यूस किया गया है, 7-8 में उसका यूज किया गया है। लेकिन आप बात करेंगे चौपट टाइलिंग, टाइलिंग इज द पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, जो इसमें आता है, जो विजुअलाइजेशन पार्ट दिया जाता है। सममिति की अगर हम बात करते हैं, सममिति की अवधारणा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाती है, सिमेट्री और पैटर्न की जो बात है वो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाता है। लेकिन अनुपात इनडायरेक्टली होता है, भिन्नों में अनुपात होता है, लेकिन भिन्न के अनुपात को आप नहीं जानते, भिन्न को भिन्न जानते हैं, लेकिन बाद में जाके पता लगता है कि भिन्न तो एक तरह का अनुपात है ना। चौपटाइलिंग दैट इज टेसिलेशन भी बोलते हैं इसको, इट्स टेसिलेशन। जैसे ये वाली पेंटिंग ऐसे ही बना देते हो ना कई जगह ऐसे, ये सब टेसिलेशन है। आप इसको ऐसे और अच्छा सुंदर बना दो, ये आकृतियां जो होती है टेसिलेशन है, ये सब टेसिलेशन है। आयुष, अनुपात कोण त्रिभुज प्राइमरी स्कूल में नहीं होते। ओके क्लियर है, आगे बढ़ू, एक और सवाल लिया जाए। डन, वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है। एक पैमाना, बी ग्राफ पेपर, सी धागा, डी टाई। इनमें से विदाउट फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज नहीं करना है टीचर को, विदाउट फॉर्मूले के यूज के कौन सी चीजों को, कौन से आयामों को वो दर्शा सकता है विदाउट फॉर्मूला कि दो आयत का क्षेत्रफल समान होता है। और जवाब यहां पर मिलने लगे हैं केवल बी यानी ग्राफ पेपर से, बी और डी ग्राफ पेपर और टाइल से, केवल सी धागे से, या ए और डी पैमाना और टाइल से। राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है आप लोगों का, आपने कहा बी और डी। उत्तर देने की पूरी कोशिश जबरदस्त है यहाँ पर, और मैं देख रहा हूं बी और डी का मतलब ये रहा, बी एंड डी, यानी आप देख क्या पा रहे हैं कि बी और डी दोनों को साथ रखा जाए तो यू विल गेट द आंसर। ओके, तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पैमाना जब भी आप करोगे तो मेजरमेंट करोगे, जब पैमाने से आप चीजों को मेजरमेंट करोगे तो आपको फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा। सेम धागे से करोगे तो भी फॉर्मूले का आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर का यूज करते हो, अगर आप ग्राफ पेपर का यूज करते हो तो वहां पर बॉक्स बने होते हैं। अगर आप टाइल्स का यूज करते हो तो टाइल्स से आप निकाल सकते हो कि 3 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं, तो कितना क्षेत्रफल, आपने कहा 3 दूनी 6। तो टाइल्स और ग्राफ पेपर के ब्लॉक से विदाउट फॉर्मूला आप काउंटिंग करके भी बता सकते हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। एक और सवाल, निम्नलिखित में से गणित के में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर लो अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, व्हाट कुड बी इट बी। लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप या व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। इनमें से कौन सा है जो गणित में कम उपलब्धि होने का कारण हो सकता है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, क्वेश्चन नंबर 15, और तेजी से उत्तर मिलने की कोशिश। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। ओके, ओके, लेट्स सी। ओके, ओके,
ओके, गणित उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो आपका जवाब मुझे मिला है कि सर आपका जो कारण हो सकता है वो बिल्कुल अच्छा है, आपने जो बताया है और तेजी से मिला है, बहुत बढ़िया। बी पढ़ा है तो एकदम बी ही सही है। अगर बी पढ़ा है तो बी एकदम सही पढ़ा है आपने, क्योंकि कम उपलब्धि कारण होने का कारण लिंग यानी जेंडर बेस नहीं हो सकता कि मैं तो लड़की हूं इसलिए मैं कमजोर हूं, मैं नहीं पढ़ सकती, गलत है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं, एकदम सही बात है, क्योंकि किस समाज में वो रहते हैं, किस संस्कृति से वो बिलोंग करते हैं, उनका खान पीन क्या है, रहन सहन क्या है, उस पृष्ठभूमि का बच्चे की पढ़ाई पर, मुझे गणित की कमजोरी की बात नहीं, किसी भी विषय में कमजोर होने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि समाज के जो बहुत ही ज्यादा मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो पढ़ते नहीं है जिनके परिवार में लोग, तो वो पढ़ाई की अहमियत को कम जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। हालांकि अब जागृति आ रही है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं कि शिक्षा ही वह शास्त्र है जिससे आप लड़ सकते हैं, शिक्षा ही वह हथियार है जिससे का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने आप को सुखी और संपन्न बनाने के लिए। तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा जरूरी है। गणित का स्वरूप बहुत आसान है और व्यक्ति का स्वाभाविक क्षमता कम होने का कारण नहीं हो सकती। ओके, आगे बढ़े, एक और सवाल। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/2 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधि सबसे उपयुक्त है? लघुत्तम सामवर्तक विधि का प्रयोग, कागज की पट्टियों का प्रयोग, डायनिस ब्लॉक का प्रयोग या संख्या चार्ट का प्रयोग? नहीं, क्या कसम, क्वेश्चन अलग है। वो क्वेश्चन अलग है जो आप बता रही हैं, वो क्वेश्चन दूसरा है। इसमें ऐसे कैसे बता देगा वो? 16 का बी बताया जा रहा है, कागज की पट्टियों का प्रयोग। बहुत बढ़िया। अगर आप समझाने की बात करते हैं कि 1/4 1/2 से छोटा है या 1/3 से छोटा है, ये आपकी मर्जी है, 1/3 बोल दो, तो कागज की पट्टियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा ये पूरी पट्टी है, आपके पास दो पट्टी है बराबर बराबर, बोले ठीक है जी, बराबर बराबर दो पट्टियां हैं। ओके, आपने कहा ये 1/4 इस पट्टी को 4 भागों में तोड़ा गया है, ये 1/3 इस पट्टी को 3 भागों में तोड़ा गया है। तो आप देखो ये वाला हिस्सा जो है 4 वाला, ये छोटा है ना, इससे ये बड़ा है। तो आप इसको आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, उनके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि 1/4 1/3 से छोटा है। इसका आप कागज की पट्टियों के द्वारा प्रयोग करके बच्चों को समझा सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, या क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना क्या है? प्राथमिक स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना, ये जो लेसन प्लान बनाते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब अनुक्रम, और फॉलो करना। फॉलो द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। जवाब मिलने लगे सी। गणित संकल्पनाओं की संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना या फिर विद्यार्थी को अवसर देना। याद रखना, हमेशा कोई भी पाठ योजना सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त और सबसे अच्छी तभी हो सकती है जब आप विद्यार्थियों को अवसर देंगे। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू फॉर्म कॉन्सेप्ट, यानी वो अपने कॉन्सेप्ट खुद से डिजाइन करें। अब चाहते हैं तो विद्यार्थियों को पूरा अवसर दें। तो राइट ऑप्शन सी जिसने दिया है वो एकदम सही है। संरचना ढंग से प्रस्तुत किया करना, देखिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का अति महत्वपूर्ण पहलू, पहलू ये है, ये तो किसी भी कंटेंट को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ये इसकी फीचर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जिससे कि बच्चा सीख पाए, इसलिए तो बनाते हैं लेसन प्लान। निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है।
गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। इनमें से कौन सी रचनावादी जो अप्रोच है उसका पार्ट नहीं माना जाता है? आयुष भाई इससे और बताओ, मैं कहीं रुका हूं? मैं तो पूरा फास्ट ले रहा हूं, और फास्ट ले लेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है? आपने कहा है राइट ऑप्शन 18 का सी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रचनात्मक अप्रोच में आप किसी भी प्राथमिक स्तर पर उसके बच्चे के आकलन के लिए आप सब्जेक्ट का पेपर नहीं लेते, स्पेशली गणित के लिए तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसका उपयोग नहीं किया। रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का उदाहरण नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, वो कुछ अलग करें, कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट संरचनात्मक करें, कुछ रचनात्मक करें, सृजनात्मक करें। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित की संरचना यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है? एक, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। गणित पूर्णतः विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू। इनमें से आप बताओ, इनमें से कौन सी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो मानी जा सकती है? देखते हैं। और डी ऑप्शन मिल रहा है, बहुत बढ़िया। रचनावादी अप्रोच, रचनावादी क्या होता है? दैट इज संरचनात्मक। और मानस दर्शन क्या होता है? दैट इज इंग्लिश में उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। आप इसको समझेंगे विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन जब बच्चा करता है तभी तो वो 10 ग्राम पर आकृतियां बनाता है। विजुअलाइजेशन करता तभी तो वो टुकड़ों को जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो रचनावादी दृष्टिकोण है वो डिपेंड करता है मानस दर्शन विजुअलाइजेशन पर। तो विजुअलाइजेशन जो है एक मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण पहलू है, इसी वजह से बच्चा जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसको पैदा करता है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। ओके, एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? त्रिविम समझ का मतलब क्या होता है? स्पाइटल थिंकिंग, स्थानिक समझ। और मैंने क्या बताया था? स्थानिक समझ का मतलब होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स। क्या था इस बात का? दैट इज बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि आप चित्र बना रहे हैं बोतल के ऊपरी हिस्से का चित्रित करना ऐसे। और आप जब चित्र बनाओगे तो आप क्या बोल जाओगे? स्पाइटल थिंकिंग में। बहुत सारे बच्चों ने सोच के लगाया होगा बोतल 3D होती है तो 3D आंसर है। ये 3D मतलब ये 3D समझ नहीं होती कुछ भी, ये स्पाइटल थिंकिंग होती है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। मानचित्र, समय लिखना, संख्या, इसमें कहीं भी बच्चा चित्रकारी नहीं कर रहा है। और जब भी आप चित्रकारी करने की बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आप स्पाइरल थिंकिंग, त्रिविम समझ या स्थानिक समझ की बात कर रहे हैं। एक और सवाल, गणित के उद्गम में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अध्यापक को सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। विद्यालय में दी जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और बहुत अच्छा, अभी मैंने बताया था ना कि भाई ये आर्थिक और सामाजिक तो प्रभाव करते हैं, और जो विद्यालय में डायरेक्शंस दी जाती हैं, जो डायरेक्शन में भाषा पढ़ाते समय भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो बहुत ज्यादा बच्चे के प्रदर्शन पर इफेक्ट डालती है। और बच्चे जब सीखने की कोशिश करते हैं तो वो अधिगम परिणामों का प्रभावशाली, बिल्कुल सही बात है, जो लर्निंग करता है उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि आइंस्टीन का बेटा आइंस्टीन, आर्यभट्ट का बेटा आर्यभट्ट नित्य बनेगा। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक नहीं होती है, वो अर्न करनी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि ये हो गया मनीष, ये हो गया मैं टिल्लू, ये हो गया मनीष। टिल्लू के पास 6 हैं और मनीष के पास टिल्लू से 2 ज्यादा है। तो आपने क्या कंपैरिजन किया, जब भी आप कंपैरिजन करेंगे उसने बोला अधिक है तो तुलनात्मक जमा। अगर वो बोलता मेरे पास 6 पेंसिल हैं, टिल्लू के पास मुझसे 2 कम पेंसिल हैं, तो तुलना हुई, तो 6 में से 2 कर दिया आपने तो 4 रह गई, तो उसको बोलते तुलनात्मक घटा। ओके, राइट ऑप्शन है बी। नहीं, ये बोल्ड रहा तो ये गलत है, ये बोल्ड हो रहा तो ये आंसर नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर तुलनात्मक जम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अब मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो दोनों आंसर आपको बता रहा हूँ आयुष जी। ए आंसर है। तुलनात्मक जमा का मतलब है अगर वो अधिक है तो तुलनात्मक जमा, कम है तो तुलनात्मक घटा, तो ये तुलनात्मक जमा होगा। ये तुलनात्मक घटा गलती से बोल्ड हो गया तो आपने इसी को आंसर समझ लिया है, वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक, एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। दो, ये योगात्मक प्रकृति का है। तीन, इसमें आधार दो की प्रणाली का पालन किया जाता है। ये चार, यह गुणात्मक प्रकृति का है। और आप सब जानते हैं कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली हमेशा हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसको बोलते हैं दशाधारी। दशाधारी का मतलब होता है आधार 10। दशाधारी का मतलब क्या होता है? आधार 10। तो ये आधार 10 की बात हो रही है, और वो कह रहा आधार 2। तो आधार 2 वाली जो बात की जाती है ना, आधार जिसमें 2 होता है, उस पद्धति को बाइनरी बोलते हैं। तो ये गलत रेखा है, ठीक है ना, वो बाइनरी पद्धति को बोलते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। वांछनीय का मतलब डिजायरेबल। इनमें से कौन सी ज्योमेट्री के लिए डिजायरेबल प्रोसेस है? प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वो दिक स्थानों की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। और प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सभी लोग जवाब ऐसे देते जैसे एकदम उनको छा गई है जवाब, एकदम बढ़िया जवाब है। राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ओके, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? मैथमेटिक इंडिकेटर कौन सा है? मैथमेटिक लॉजिक्स को इंडिकेट करने का इंडिकेटर कौन सा है? गणित संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता, या विभिन्न परिस्थितियों में यह सही सूत्र को स्मरण करने की क्षमता। इनमें से कौन सा है सही जवाब? देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग? लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। और आपने कहा 25 का भी। देखो, सूचक कौन सा है, इंडिकेटर कौन सा है? संकल्पना परिभाषा देने की क्षमता नहीं, गणितीय प्रोसेस मैथमेटिकल प्रोसेस में लॉजिक लगाने की क्षमता जो होगी वही, याद सही करिएगा, वही चीज है। और स्मरण करने की क्षमता, याद करने की क्षमता नहीं होती है, परिकलन निपुणता नहीं होगी, क्योंकि लॉजिक क्या लगाया उसको जानने की क्षमता आपकी होती है, ऑप्शन नंबर 2। तो आज 25 सवाल पूरे हुए इस पूरे क्लास में। अब नेक्स्ट सवालों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।